गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 का कृतिका का पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी बेटा जो ये है सुपरिचित नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, उन्होंने यह पाठ लिखा है, वो इस पाठ के लेखक हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें मिली। उनका बचपन में नाटकों का निर्देशन आगे बढ़कर काम आया। जब उनका बचपन में नाटकों में निर्देशन करते थे वो आगे चलकर बहुत काम आया और वह नाटकों के सृजन में प्रणीत हो गया। इनके नाटकों की विविधता है ऐतिहासिक, सामाजिक व कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकियाँ भी इन्होंने लिखी हैं जो बहुत अधिक चर्चित हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी इनके संग्रह हैं। अब हम आते हैं पाठ की तरफ। बच्चों क्या है इस पाठ में रीढ़ की हड्डी नामक पाठ से अभिप्राय ये है कि रीढ़ की हड्डी, जब हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम कैसे एक तरफ खड़े हो पाएंगे, उससे संबंधित यह पाठ है। क्या है, एक लड़का है एक लड़की है, उनके चरित्रों के विषय में इस पाठ में बताया गया है। वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है, समाज में नारी का उत्थान हुआ था किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतया दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी और सक्षम नारी हो परंतु उसे हीन ही समझा जाता है। विवाह के समय नारी के गुणों को देखा जाता है, आंके जाते हैं मतलब गुणों को देखा जाता है। परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। अब इस पाठ में क्या है, उमा क्या है, एक लड़की है और जो विवाह के योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या करें, क्योंकि पहला समाज हमारा कैसा था कि अगर हम किसी की उच्च शिक्षा बता देते थे तो पुत्री का विवाह होना संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन अब तो क्या है, लड़कियां बहुत काबिल हैं और जितना उन्हें अधिक से अधिक पढ़ाया जाता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है और उमा इस सब के क्या है, विरुद्ध है, किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख क्या हो जाती है, वो नतमस्तक हो जाती है। रीढ़ की हड्डी इस पाठ में जैसे कि हमें यहाँ पर दर्शाया गया है, ये उमा के पिता हैं और ये उमा की माता हैं तथा ये उनके घर का नौकर है। ठीक है, तो यहाँ पर उमा के माता पिता आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, बातचीत कर रहे हैं। किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, उमा के विवाह से संबंधित यहाँ पर बातचीत की जा रही है। क्या बातचीत है, प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा और उनकी बेटी उमा। ठीक है, और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद और शंकर लड़के का नाम है और गोपाल प्रसाद उसके पिता का नाम है। और रामस्वरूप जो है लड़की की पिता का नाम है, उनका नौकर है रतन, रामस्वरूप की पत्नी है प्रेमा और उनकी बेटी का नाम है उमा। पूरा एकांकी इस एक छोटे से कमरे में रचा गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे होगे, है ना बच्चों। तो एक छोटे से कमरे पर आधारित पूरी एकांकी है। क्या एकांकी है कि उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर क्या रखा गया है, हारमोनियम। हारमोनियम क्या होता है, बजाने वाला यंत्र, ठीक है, जो हाथों से बजाया जाता है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने ही में ही वहाँ पर प्रेमा आ जाती है और कहती है तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। किससे कह रही है वो, रामस्वरूप से। रामस्वरूप कौन थे, उमा के पिता। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। किस मर्ज की दवा का अर्थ होता है बेटा, तुम किस लिए हो, तुम्हें भी तो कार्य करना है। अब जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है तुमने ही तो उसको पढ़ा लिखा कर क्या कर दिया है, सिर पर चढ़ा लिया है। ठीक है ना, और उसकी माँ जो है, उमा की जो माँ है, उसके पिता को ही दोष देने लगती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने ही तो क्या किया, उसे सिर चढ़ाकर पढ़ा लिखा दिया और उसे सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो बॉर्डर क्या रख दिए, उसके सामने ला कर रख दिए हैं।
अब देखो बेटा, कुछ ही समय में यहाँ पर प्रवेश होता है शंकर और उसके पिता का। ठीक है, क्या है इसके आगे हम देखते हैं। अब वो कहते हैं पाउडर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से क्या कर रही है, नफरत कर रही है। अब राम स्वरूप कहते हैं, ना जाने मेरी इस पुत्री के दिमाग कैसा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चला हुआ है। अब बेटा, असलियत क्या है कि उमा BA तक पढ़ी हुई है, परंतु राम स्वरूप क्या बताते हैं, लड़के को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं। क्यों बताते हैं लड़के वालों को, क्योंकि बेटा वो सोचते हैं कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो हमारी बात नहीं मानेगी और लड़के से भी उस पर क्या करेगी, मतलब इशारे उस पर अपनी इशारों पर चलाएगी, है ना, उसको दबा कर रखेगी। तो कौन मानता है, ये गोपाल प्रसाद जो शंकर का पिता है और शंकर। ठीक है, अब राम स्वरूप क्या करते हैं, लड़की को 10वीं पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कैसी लड़की चाहिए थी, कम पढ़ी लिखी चाहिए थी। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। अब राम स्वरूप ने क्या करिए, नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर जाते हुए रत्न देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है, तो वह अपने मालिक को बताता है कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने देखो जो गोपाल प्रसाद और उनका लड़का है शंकर, वो क्या है, कमरे में, उस कमरे में प्रवेश कर चुके हैं और बड़े ही आदर भाव से गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप ने क्या करा, गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर को बैठाया है। तो वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में क्या हो रहा है, थोड़ी देर में लड़की और लड़का और उनके मतलब जो पिता हैं वो आने वाले हैं। दरवाज़ा खटकता है, थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और लड़का क्या होता है, शंकर अंदर आ जाते हैं, उस कमरे में आ जाते हैं। राम स्वरूप बड़े ही भव्य से उनका स्वागत करता है। दोनों बैठकर क्या करते हैं, अपनी ज़माने की तुलना नए ज़माने से करने लगते हैं। अपनी आवाज़ और तरीक़ों को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब, अब बिज़नेस की बात की जाए। बिज़नेस की बात का मतलब क्या है, वो शादी विवाह को एक बिज़नेस मानते हैं। राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाती हैं। ठीक है, राम स्वरूप क्या करते हैं, उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मतलब ठीक ठाक है, मकान वकान और हैसियत भी बुरी नहीं है। आपस में वो क्या कर रहे हैं, आपस में वो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि राम स्वरूप क्या हुआ, वो अपनी बेटी को उमा को बुलाने चले गए हैं। ठीक है, भव्य स्वागत के बाद बहुत ही भव्य स्वागत होता है, तो राम स्वरूप जो है बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अब इधर उधर की बातें तो बहुत सारी हो गई, अब क्या होते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं। कौन कहता है, ये गोपाल प्रसाद। क्यों, क्योंकि वो जो गोपाल प्रसाद थे वो शादी विवाह को बिज़नेस मानते थे। तो राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला मानस है, मकान वकान भी हैसियत से बुरी नहीं लगती है, पर यह पता चले कि लड़की कैसे है। वे अपने बेटे को झुककर, मतलब उनका बेटा झुककर बैठता है तो उसे क्या करते हैं, डांटने लगते हैं। अब राम स्वरूप जो हैं क्या करते हैं, वो दोनों को नाश्ता कराते हैं। किन दोनों को, गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर को, और नाश्ता कराते हैं और उधर उधर की बातें भी करने लगते हैं। अब इसके बाद गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं। तो राम स्वरूप कहता है, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। और फिर जन्म पत्रियों के मिलाने की बात तो चलती ही है। तो राम स्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। अब राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में ये बात कर रहे हैं कि मैंने उन्हें क्या करा है, मैंने तो उन्हें जो जन्म पत्रियाँ मिलाने की बात है, सुंदरता की बात है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। और जन्म पत्री मिलाने की बात है तो मैंने दोनों की जन्म पत्रियों को कहाँ रख दिया है, भगवान के चरणों में रख दिया है, तो आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। अब बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहते हैं। तो वे कहते हैं, हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, हमें नौकरी नहीं करानी है उससे। उमा को बुलाया जाता है, वह सिर झुकाए हुए हाथ में पान की तश्तरी लेकर आती है।